हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत सारा हेल्थ टिप्स, बहुत सारे बीमारियों के इलाज के बारे में और स्वास्थ्य संबंधी बहुत ढेर सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एंटीबायोटिक से प्रीबायोटिक तक। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि जीवाणु के बारे में, कि कितना सक्षम है ये अपना जीवन यात्रा को पूरा करने में, कितनी विविधता है इसके आकार में, और कैसे ये कठिन परिस्थिति से लड़ता रहा है। हम देख सकते हैं कि पहाड़ की चोटी हो, बर्फीला ध्रुव हो, या खौलते पानी का झरना हो, हवा और ज़मीन में तो आप देख सकते हैं इसको कि कई किलोमीटर नीचे तक आपको बैक्टीरिया मिल सकता है। इतना ये जीवट होता है। और ये भी महत्वपूर्ण बात है, विलक्षण बात है कि जब धरती पर जीवन का शुरुआत हुआ तो सबसे पहले यही बैक्टीरिया आया और ये अपना अस्तित्व कायम किए हुए है। और बैक्टीरिया जानलेवा भी होता है, बहुत सारा बीमारी भी फैलाता है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जिसे हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ये कई बार हमारे मित्र भी होते हैं। तो इसी आधार पर हम इसको गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया नाम देते हैं। तो जब अनायास ही जो कुछ एंटीबायोटिक सब का खोज भी हो गया, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो 2 प्लेट में बैक्टीरिया रखे हुए थे और उसमें एक दूब का टुकड़ा, मतलब घास का टुकड़ा आकर के गिरा। इसके बाद उन्होंने देखा कि सारे बैक्टीरिया साफ हो गए थे। तो वही जो फुफुंद था पेनिसिलियम, उसी से बनाया गया पेनिसिलिन दवा बनाई गई। और पेनिसिलिन बनाने से पहले हम देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक फंक्शन के लिए उन्होंने एक टीका बनाया था। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, लुईस पास्चर। तो लुई पास्चर ने 18वीं शताब्दी में देखा कि एंथ्रेक्स जैसा जो खतरनाक जीवाणु है वो मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु को मार सकते हैं। तो इसी जीवाणु से उन्होंने एंथ्रेक्स के खिलाफ लड़ने वाला पहला टीका बनाया था। तो शुरुआती में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो एक वैक्सीनेशन के प्रयोग के तौर पर उन्होंने ये मिट्टी से में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का प्रयोग किया था। और पेनिसिलिन के आने के कुछ ही समय बाद यह अनुभव किया गया कि मतलब उसमें बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। अब स्टेफाइलोकोकस ओरियस नामक जो जीवाणु है उसमें एंटीबायोटिक का असर कम पड़ने लगा, एंटीबायोटिक उस पर असर ही नहीं कर रहा था। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्सिबल था फोराफावाद और मतलब ब्लड पॉइजनिंग के लिए, तो उस पर इस मतलब स्टेफाइलोकोकस पर एंटीबायोटिक का असर ही ख़त्म होने लगा। फिर आगे के दशक में इतना पॉपुलर मेडिसिन हो गया एंटीबायोटिक, कुछ हो तो कुछ एंटीबायोटिक ठोक दिया जाता था। तो बहुत सारा जो बैक्टीरिया सबका सफाया हुआ, लेकिन मतलब ये हानिकारक ही बैक्टीरिया का सफाया नहीं किया इस एंटीबायोटिक ने, बल्कि लाभदायक बैक्टीरिया का भी सफाया किया। अब जब इनके अस्तित्व पर संकट हुआ तो हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया तो बहुत जीवट होते हैं, तो वो भी एंटीबायोटिक के प्रति जो है सो अपना प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने लगे। मतलब जो हमारे शरीर में लाभदायक बैक्टीरिया हैं, तो खतरनाक बैक्टीरिया को मारने के लिए जब हम एंटीबायोटिक का प्रयोग किए तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि लाभदायक बैक्टीरिया भी ख़त्म होने लगे। और जब लाभदायक बैक्टीरिया भी ख़त्म होने लगे तो इन्होंने एक क्षमता विकसित की इन एंटीबायोटिक के प्रति। और इन एंटीबायोटिक में जब ये एक जीन डेवलप हुआ एंटीबायोटिक के प्रति, तो उसी जीन का से लाभ उठाए हानिकारक जीवाणु।
ये जीन इनमें ट्रांसमिट हो गया। इससे मतलब जीन ले लिए और ये जीन प्रतिरोधक जीन अब इनमें डेवलप हो गया। अब कैसे डेवलप हुआ, तो ये कोई भी माने कुछ जीवाणु में डीएनए का एक स्वतंत्र गोल टुकड़ा होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसी प्लाज्मिड के मदद से क्या करते हैं कि जीवाणु एक नली द्वारा जो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कि प्लाज्मिड नहीं हो उससे जुड़ जाते हैं और फिर उसमें से जीन का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगा बैक्टीरिया में भी। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि कैसे मतलब ये एंटीबायोटिक सब काम करता है। जैसे अगर हम पेनिसिलिन तथा वेकोमाइसिन की बात करें तो ये जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया की कोशिका दीवारों पर हमला करती है। वहीं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं रिबोसोम पर हमला करती है। रिबोसोम क्या होता है, तो रिबोसोम ही वो जगह है जहाँ पर ये बैक्टीरिया अपने लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। वहीं अगर हम बात करें सल्फा ड्रग डाइमेथेप्रीम का, तो ये एंटीबायोटिक दवा क्या करते हैं, जीवाणुओं को विटामिन बी बनाने से रोकती हैं। तो इस तरह से ये दवाइयाँ काम करती हैं। लेकिन ये भी दवाई काफ़ी नहीं हुआ। धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि सुपर बग जैसी बीमारी विकसित हो गई। और सुपर बग की बीमारी क्या है कि इसमें एंटीबायोटिक काम ही कर देना बंद कर देता है, तो छोटा छोटा भी जो संक्रमण है वो बहुत भयावह हो जाता है। तो एंटीबायोटिक के उपयोग से बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु का तो सफाया हुआ, लेकिन प्रारंभ में सफलता मिली, फिर विफलता भी मिली। और उसके बाद जब सुपरबग जैसी स्थिति हो जाती है जिसमें कि कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है, तो साधारण सा भी इन्फेक्शन जानलेवा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है, तो एक स्टडी बताता है कि एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के बाद हुआ। और कई बार जो स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ हैं, अगर उसका उपयोग किया जाता है तो उसके बाद एक तीसरी बीमारी पैदा ले लेती है। जैसे कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस डिजीज हो गया था। अब बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक का जो मुकाबला है, इसमें हम देख सकते हैं कि आगे के जनरेशन में बहुत ये खतरे की घंटी है कि इसमें क्या होगा। तो बहुत सारा जब अध्ययन हुआ, कैंसर जैसे बीमारी पर जब हुआ, एड्स पर जैसे बीमारी पर हुआ और वायरस पर जब अध्ययन हुआ, तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं ये हानिकारक नहीं होते हैं, उनके कुछ जीन हानिकारक होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है उनको मारना नहीं बल्कि उनको दोस्त बनाना है, और उनके द्वारा जो शरीर में जहर छोड़ा जा रहा है उस जहर को ख़त्म करने का उपाय करना चाहिए। तो इस पर वैज्ञानिकों ने काम किया और उन्होंने डीएनए का नक्शा बनाने में सफलता प्राप्त की, और इसका इस्तेमाल करके जीवाणुओं और विषाणुओं द्वारा जो पैदा की जाने वाली बीमारी थी उसका तेज़ी से पहचान करना संभव हुआ। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से विषैले पदार्थ को रोका जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर हम इस्तेमाल करें तो एक नया जीन डाल करके बीमारी पैदा करने वाले जीन के हमले को रोका जा सकता है। इसके बाद एक दवाई आया अस्तित्व में, बीटाफैक्टिन। बीटाफैक्टिन क्या करता है कि सफ़ेद रक्त कोशिका पर जो एक एंटीना टाइप का जो रिसीवर होता है वो क्या करता है कि जब ये कोई इन्फेक्शन शरीर में हुआ तो ये उत्तेजित हो जाता है, ये मतलब रिसीव करने लगता है और सफ़ेद रक्त कण को सचेत कर देता है कि चलो आक्रमण के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो शरीर में के वाइट ब्लड कार्ब सेल्स को संक्रमण के खिलाफ तैयार करता है, उसको संकेत भेजता है ये जो रिसेप्टर है बी ग्लूकोज रिसेप्टर। और इसी बी ग्लूकोज रिसेप्टर के मदद से क्या होता है कि वाइट ब्लड कार्ब सेल्स बैक्टीरिया पर हमला कर देता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो इस तरह से बीटाफैक्टिन नाम की दवा क्या करता है कि बी ग्लूकोन रिसेप्टर को उत्तेजित करता है, जिससे कि प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है हमारा जो ये बी ग्लूकोज रिसेप्टर है। तो इस तरह से जो बी ग्लूकोन
ये बीटा फैक्ट्री नामक की दवा का उपयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद जब मतलब डॉक्टर लोग प्रैक्टिस करते गए, एंटीबायोटिक का प्रयोग हुआ, कई बार उसका दुरुपयोग हुआ। हम देख सकते हैं कि आज भी कितना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है एंटीबायोटिक का। तब वैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने निष्कर्ष निकाला कि आप सिर्फ एंटी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ही काम नहीं कीजिए, उसको शरीर में उत्पन्न भी करने वाली टेक्नोलॉजी पैदा किए। और फिर आया प्रोबायोटिक। हम देख सकते हैं कि प्रोबायोटिक का कितना ज़्यादा लाभ है। और ऐसा नहीं है कि प्रोबायोटिक सिर्फ मेडिसिन ही में मिलता है, कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ भी है जिसके माध्यम से प्रोबायोटिक में वृद्धि होती है और हमको फायदा होता है, बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है, आंत की सफाई होती है। जैसे जैसे लेट्रिन ही होता है तो उसमें बैक्टीरिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब हम दही जैसा पदार्थ लेते हैं जिसमें कि जो कि मतलब बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, तो उससे क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया पैदा करने में मदद मिलती है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अब बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मतलब किडनी से संबंधित बीमारी है, तो उसमें भी इस प्रोबायोटिक सब का यूज करके नेचुरली जो है सो किडनी की सफाई और या मतलब किडनी पर प्रेशर कम करने का काम किया जाता है। तो इस तरह से जो एक समय था जब मतलब एक बैक्टीरिया के चलते गांव का गांव साफ हो जाता था, हैजा फैलता था, कोलेरा फैलता था, और फिर एंटीबायोटिक की मदद से बहुत सारे लोगों को बचाया जाने भी लगा। और जब ये बैक्टीरिया या वायरस को से लड़ने में विज्ञान अक्षम हो जाता है, एंटीबायोटिक ख़त्म हो जाता है, एंटीवायरल मेडिसिन विफल हो जाता है, तो क्या होता है, तब यही होता है कि महामारी का मतलब ये रूप ले लेता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो बहुत ही प्रासंगिक है कि एंटीबायोटिक के साथ साथ प्रोबायोटिक का यूज करें। और आजकल होने भी लगा है, अगर आप किसी होशियार डॉक्टर से अपने बच्चा का इलाज कराते हैं या अपना इलाज कराते हैं, तो आज प्रोबायोटिक बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, न केवल बच्चा में बल्कि जो सयाने आदमी हैं और उनके लाइफ में भी वृद्धि कर रहा है। तो एक दौर था जब मतलब एंटीबायोटिक सबका अंधाधुंध उपयोग हो रहा था। आज भी कमीशन पर जो कमीशन के लालच में डॉक्टर लोग इतना इतना एंटीबायोटिक लिख देते हैं और उससे इतना गंभीर स्थिति से पेशेंट सब जूझ रहा होता है। लेकिन आजकल प्रोबायोटिक भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है।